ओके, हेलो एवरीवन। सो टुडे हम प्राइमरी मार्केट चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट का क्या रोल है? तो जो प्राइमरी मार्केट है वो एक ऐसा सेल का चैनल है, मतलब वो एक ऐसा चैनल है जिससे हम सेल कर सकते हैं हमारी न्यू सिक्योरिटीज और हमारी जो फ्रेश सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं। ये वहाँ है, मतलब इस जगह पे वो न्यू और फ्रेश सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है। ठीक है। Primary market provides the opportunity to the issuers of the securities to raise their resources. तो यही हमारी जो प्राइमरी मार्केट है वो हमारे इशुअर्स को हेल्प करती है रेज रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को रेज करने में बाय द सेल ऑफ न्यू और फ्रेश सिक्योरिटीज। ठीक है। दे में इशू द सिक्योरिटीज एट अ फेस वैल्यू। ये लोग जो सिक्योरिटीज हैं वो इशू करेंगे एक फेस वैल्यू पे। ठीक है। या फिर वो एक फेस वैल्यू पे कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट और अ प्रीमियम। ठीक है। और इनकी जो सिक्योरिटीज है वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स भी ले सकती हैं, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर स्लैश अ डिबेंचर। अब द नॉमिनल और द स्टेटेड अमाउंट इन रुपीज दैट इज असाइंड टू अ सिक्योरिटी बाय द इशूअर इज द फेस वैल्यू। ठीक है। अब फेस वैल्यू हमारी एक स्टेटेड अमाउंट होता है जो रुपीज में होता है, जो हम असाइन करते हैं एक सिक्योरिटी को। कौन साइन करता है? इशूअर। फेस वैल्यू एक ऐसा स्टेटेड अमाउंट है रुपीज में जो एक इशूअर अपनी सिक्योरिटी को असाइन करता है। ठीक है। ऐसा क्या होता है? ये ऐसा एक स्टेटेड अमाउंट होता है रुपीज में जो एक हमारी सिक्योरिटी को एक इशूअर असाइन करता है। नाउ फॉर शेयर्स, अब ये तो हमारे वैसे कुछ काम का है नहीं, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा इस फेस वैल्यू है उसको हम पार वैल्यू या फिर सिंपली पार भी बोलते हैं। फेस वैल्यू इज नोन एज पार वैल्यू और सिंपली पार। ठीक है। और जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, उसमें इसकी वैल्यू होती है ₹5 और ₹8, 5 और 8 में। बट हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनकी हमेशा ₹100 में होता है प्राइस। ठीक है। जो हमारी इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका प्राइस होता है 5 या फिर 10, और हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनका फेस वैल्यू होता है 100। द प्राइस एट विच द सिक्योरिटी ट्रेड्स डिपेंड्स ऑन द फ्लक्चुएशंस इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमी। और जो फेस वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रीमियम और अ डिस्काउंट इन अ सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटीज आर जनरली इशूड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 5, 10 और 100 एंड दिस इज नोन एज द फेस वैल्यू, पार वैल्यू और सिंपली पार। ये हमने अभी अभी पढ़ा कि सिक्योरिटीज हमारी 5, 10 और 100, 5 और 10 में हमारी इक्विटी शेयर्स हम इशू करते हैं और 100 में हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती हैं, और इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू के 2 और नाम है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर मैं बता देती हूँ, विच इज पार वैल्यू और सिंपली पार। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड। जब हमारी सिक्योरिटी हम सेल करते हैं उसकी फेस वैल्यू के अबव, मतलब उसकी फेस वैल्यू ₹5 और हमने उस ₹5 से ज्यादा की बेची, मतलब हमने अगर उसको ₹7 का बेचा तो वो हमने इशू किया है प्रीमियम पे। ठीक है। व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव, मतलब उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा, अबव इट्स फेस वैल्यू, देन दैट इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। और अगर वो फेस वैल्यू हम सेल करेंगे लेस देन इट्स फेस वैल्यू को, मतलब अगर हम उस सिक्योरिटी को उसकी फेस वैल्यू मतलब ₹5 से अगर हम कम में, मतलब ₹3 में उसको सेल करेंगे तो वो एक डिस्काउंट होगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, डिस्काउंट रहता है तो आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि आप उनको कम पे करते हो उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। वैसे यहाँ पे भी होता है प्रीमियम। जैसे आपने स्पॉटिफाई प्रीमियम लेना होगा तो आप उनको ज्यादा पैसे पे करोगे ताकि आप गाने सुन पाओ बिना एड्स के। वैसे यहाँ पे भी होता है प्रीमियम में, वो होता है कि व्हेन दी प्रीमियम में ये है कि व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू। ठीक है। व्हेन अ सिक्योरिटी सेल हम करते हैं, सोल्ड करते हैं उसको उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा। व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू देन दैट इज अ प्रीमियम, बट व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड बिलो और लेस देन इट्स फेस वैल्यू देन इट इज सेड टू बी एन डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ दी शेयर्स। व्हाई डू कंपनीज नीड टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक। अब कंपनीज को क्या जरूरत है अपने शेयर्स को इशू करने में? ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल कंपनीज होती हैं या फिर कंपनीज जिनके पास थोड़ा कम पैसा होता है, वो कंपनीज अपनी जो शेयर्स है वो अपनी पब्लिक को इशू कर सकती हैं ताकि पब्लिक उसमें शेयर्स खरीदे और इन्वेस्ट करे, जिससे उनका बिजनेस बढ़े और उनको प्रॉफिट हो। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजुअली स्टार्टेड प्राइवेटली. However, the promoters' capital and the borrowings from the banks and financial institutions may not be sufficient for setting up or running the business over a long term. इसमें यही बताया कि जो हमारी कंपनीज होती हैं वो प्राइवेटली स्टार्ट की जाती हैं, बट उनके पास इतना पैसा या इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते सफिशिएंट उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए संभालना। सो द कंपनीज इनवाइट द पब्लिक। तो जो कंपनीज है वो पब्लिक को इनवाइट कर लेती हैं जिससे वो पब्लिक कंट्रीब्यूट कर सके उनकी इक्विटी को और
वो अपने शेयर्स खरीद ले उस पर्टिकुलर कंपनी से। द वे टू इनवाइट द शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इज थ्रू अ पब्लिक इशू। अब वो पब्लिक को कैसे इनवाइट करेंगे शेयर खरीदने के लिए? थ्रू अ पब्लिक इशू। सिंपली स्टेटेड, अ पब्लिक इशू की डेफिनेशन है, अ पब्लिक इशू इज एन ऑफर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब पब्लिक इशू क्या होगा कि पब्लिक इशू ना एक ऑफर है पब्लिक को टू सब्सक्राइब, कि वो सब्सक्राइब करे कंपनी की शेयर कैपिटल को, ठीक है। अ पब्लिक इशू एज एन ऑफर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वंस दिस इज डन, द कंपनी allots the shares to the applicants as per the prescribed rules and regulations which is laid down by SEBI। ये हमें समझ में आ गया बिल्कुल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज। अब हमारे पास इश्यूज में भी अलग अलग टाइप्स के होंगे। जैसे इश्यूज में हमारा एक हो गया पब्लिक इशू, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया राइट्स इशू, और तीसरा हमारा हो गया प्राइवेट या फिर प्रेफरेंशियल इशू, मतलब ठीक है। और इसमें भी हमारे दो टाइप्स होंगे, आईपीओ होगा एक हमारा, और एक तो पब्लिक इशू जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो चलो हम अभी देखते हैं आगे। प्राइमरी इशूज कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक इशू, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट। नाउ while the public and rights issue involve a detailed process, the private placements are simpler। ठीक है, जो हमारा पब्लिक इशू राइट्स इशू है वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है, बट हमारा जो प्रेफरेंशियल और पब्लिक इशू प्राइवेट इशू है वो सिंपलर फॉर्म है थोड़ा। अब हम उनको पढ़ते हैं। Initial public offering or IPO, this is really important। this can be asked that define IPO और full form of IPO या किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। IPO is the initial public offering। अब initial public offering है when an unlisted company, एक हमारी unlisted company makes either a fresh issue of securities। अब देखो प्राइमरी मार्केट में fresh issue securities ही है, इसलिए हम fresh issue ही बोलेंगे। तो when a unlisted company, इसमें हमारी unlisted company जब एक fresh issue of securities ऑफर करती है पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हम कहते हैं हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी इशूज इट्स फ्रेश सिक्योरिटीज टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, वो होता है हमारा फर्दर इशू, ठीक है। फर्दर इशू में क्या होगा? व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर इशू में डिफरेंस क्या है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हमारे पास है अनलिस्टेड कंपनी जब फ्रेश इशू बनाती है सेल के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पब्लिक, और इसमें हमारे पास फर्दर इशू में क्या है कि जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी बनाती है एक फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू ऑफर फॉर पब्लिक थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट। ये हम अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे कि वो हमारा एक वो बनाती है थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं राइट्स इशू पे। राइट्स इशू, नाउ राइट्स इशू में है व्हेन एन लिस्टेड कंपनी व्हिच प्रपोजेस टू इशू फ्रेश सिक्योरिटीज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ रिकॉर्ड डेट। The rights are normally offered in a particular ratio to the number of securities. Now this route is best suited for the companies who like to raise their capital। ये आंसर में इंक्लूड करेंगे। Now राइट्स इशू बेसिकली क्या है? जब एक ऑलरेडी लिस्टेड और जब एक लिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज पब्लिक को देती है, बट वो जो सिक्योरिटीज इशू करती है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देगी ऑन अ रिकॉर्ड डेट, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो हमारी कैपिटल को राइज करना चाहते हैं और रेज द कैपिटल, ठीक है। राइट्स इशू में क्या होता है? जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इशू करती है फ्रेश शेयर्स को थ्रू टू अ शेयर होल्डर्स, टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। राइट्स इशू में ये होता है। अब पहले वाले जो हमने पढ़े थे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर इशू, उसमें हमारे पास क्या होता था? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में तो सबसे पहले हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी थी, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी थी जो अपने फ्रेश इशूज को फर्स्ट टाइम इन द पब्लिक इशू कर रही थी, ठीक है। अब फर्दर इशू में क्या था? फर्दर इशू में था हमारे पास एक लिस्टेड कंपनी थी जो कि अपने फ्रेश इशूज को फ्रेश सिक्योरिटीज को इशू कर रही थी थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या है? हमारे पास एक लिस्टेड कंपनी हमारे अपने फ्रेश शेयर्स को इशू कर रही है, बट किसको वो इशू कर रही है? वो फ्रेश सिक्योरिटीज किसको इशू कर रही है? वो फ्रेश सिक्योरिटीज उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक रिकॉर्ड डेट पे इशू कर रही है, और ये वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें जो हमारा अपने उनका कैपिटल रेज करना चाहते हैं, ठीक है। राइट्स इशू भी हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा प्रेफरेंशियल इशू, और इसको हम ऑल्सो बोलते हैं प्राइवेट इशू, ठीक है। प्राइवेट इशू ये भी बोल सकते हैं इसको, प्रेफरेंशियल इशू है ये। नाउ इट इज एन इशू ऑफ शेयर्स
or convertible securities listed by companies to a select group of persons under Section 81 of Companies Act 1956, which is neither a rights issue nor a public issue. अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं आपको इजी डेफिनेशन में समझा देती हूँ कि प्रेफरेंशियल इश्यूज होते क्या हैं. अब देखो हमारे पास है प्राइवेट इशू और प्रेफरेंशियल इशू. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अपने इश्यूज को, जब भी ये इश्यूज को देंगे ना, ये एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. जैसे इसका नाम है प्रेफरेंशियल, वैसे ही ये प्रेफरेंस देंगे कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को. ठीक है, ये सबको नहीं देंगे, बट ये कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को ही प्रेफरेंस देंगे, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस इशू बोलते हैं. ठीक है, अब देखो प्रेफरेंशियल इशू वो इशू है जो मतलब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज इशू करेंगी टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस. मतलब कुछ ही ये पर्संस को वो देंगी, ज्यादा प्रेफरेंस देंगी, कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगी ये. और इसका अंडर दिस सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, और ये हमारा प्रेफरेंशियल इशू नाइदर राइट्स इशू है नॉर पब्लिक इशू है. ये ना तो राइट्स इशू है ना ही हमारा पब्लिक इशू है. ठीक है, और ये भी एक फास्टर वे है कंपनी का टू रेज द इक्विटी कैपिटल. नाउ मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. अब हम राइट्स इशू और प्रेफरेंशियल इशू को रिवाइज कर लेते हैं एक बार. देखो, राइट्स इशू वो होते हैं जब एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी. किनको इशू करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जो कैपिटल रेज करना चाहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रेफरेंशियल इशू के बारे में बात. प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इशू करेगी, मगर ये ज्यादा उन पे ध्यान देगी, मतलब उनको ज्यादा देगी प्रेफरेंस, एक ग्रुप ऑफ पीपल को ज्यादा प्रेफरेंस देगी. और ये प्रेफरेंस किसके अंडर देगी? अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. और ये हमारा ना तो राइट्स इशू है ना ही पब्लिक इशू है, और ये एक फास्टर वे है हमारी इक्विटी को रेज करने का. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अब ये हमारा एक डायग्राम टाइप है जिसको आप देख लीजिएगा एक बार. इश्यूज हमारे पास 3 टाइप के, पब्लिक इशू है, राइट्स इशू है, प्रेफरेंशियल इशू. हमने तीनों समझ लिए. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हमने समझ लिया, आईपीओ यही एक ही बात है, ये हमने समझ लिया. उसके बाद फर्दर पब्लिक इशू ऑफरिंग हमने समझ लिया, फर्दर इशू, फ्लैश इशू, ऑफर फॉर सेल, ये सब ठीक है. नाउ what is meant by an issue price? The price at which a company's shares are offered initially in the primary market is called an issue price. अब देखो, issue price हमें सुन के ही पता लग रहा है कि issue price ऐसा प्राइस है कि जो कंपनीज के शेयर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं हमारे पब्लिक को प्राइमरी मार्केट में. इसको हम कहते हैं इशू प्राइस. इशू प्राइस इज द प्राइस at which a company's shares are offered in the primary market to the public. ठीक है, या फिर ऑफर्ड इन प्राइमरी मार्केट भी लिख सकते हैं. तो इशू प्राइस वही है कि प्राइस एट विच दी आवर सिक्योरिटीज आर इशूड और आवर शेयर्स आर ऑफर्ड टू द मार्केट. ठीक है, नाउ व्हाट इज मेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था. आपके जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें भी फॉर्मूला लिखा है, तो ये इजी है. देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टोटल वैल्यू है. ठीक है, ये एक टोटल वैल्यू है जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे उस कंपनी के. मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टोटल वैल्यू है ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी. और अब मार्केट वैल्यू का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. मार्केट वैल्यू MV से डिनोट कर रही हूं मैं. तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास है यहाँ पे शेयर प्राइस, SP, शेयर प्राइस से डिनोट कर रही हूं मैं, शेयर प्राइस इनटू दी शेयर्स. ठीक है, ये हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी. ठीक है, ये उस कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं ये है. और मार्केट कैपिटल, ये मैंने C लिखा है, V क्यों लिखा है मैंने, आई एम सॉरी, दिस इज MC, मार्केट कैपिटलाइजेशन. या तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है हमारे पास शेयर प्राइस इनटू शेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक इशू एंड अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ये हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, ये बिल्कुल आप पढ़ के देखिएगा, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था पब्लिक इशू और प्राइवेट और प्रेफरेंशियल इशू के बारे में, वही है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ये भी हमने अभी पढ़ा है, व्हाट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. बट अगर आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लिख के आओगे तो वो आई गेस गलत माना जाएगा, तो आप हमेशा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही लिख के आना. ठीक है, नेक्स्ट, हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन इशू. अब कौन डिसाइड करता है प्राइस ऑफ एन इशू? इंडियन प्राइमरी मार्केट इज एन एरा ऑफ फ्री प्राइसिंग. देखो, जो हमारा इंडियन मार्केट था ना वो पहले फ्री प्राइसिंग कर सकते थे, बट अब गाइडलाइंस सभी ने प्रोवाइड किया है. तो अब हमारे पास कौन हमारा डिसाइड करेगा प्राइसेस को, तो वो हमारा होगा ये लेड मर्चेंट बैंकर. ठीक है, द लेड मर्चेंट बैंकर
इशू दी प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और जो लेड मर्चेंट बैंकर है ना, वो फिक्स्ड प्राइस बताता है हमें सिक्योरिटीज का। और लेड मर्चेंट बैंकर के नीचे ही हमारे पास लिखा हुआ है लेड मैनेजर। और जो लेड मैनेजर है ना, मतलब लेड मैनेजर, मर्चेंट बैंकर नहीं, मैनेजर। मैनेजर हमारा क्या बताता है हमें, फ्लोर प्राइस। मैनेजर हमें फ्लोर प्राइस बताता है, ठीक है। और बेसिकली फ्लोर प्राइस क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। फ्लोर प्राइस हमारा होता है मिनिमम प्राइस, ठीक है। मतलब जो लोएस्ट प्राइस होता है ना हमारे पास, एकदम मिनिमम प्राइस होता है जो, वो हमारा होता है फ्लोर प्राइस, ठीक है। और हमारा लीड मर्चेंट बैंकर फिक्स्ड प्राइस बताता है, बट जो हमारा लीड मैनेजर है ना, वो हमें फ्लोर प्राइस बता देता है। Now, what does price discovery through book bidding process mean? A book bidding is basically a process which is used in the initial public offering for efficient price discovery. It is a mechanism where during the period of initial public offer is open, the bids are collected from the investors at various prices which are above or equal to the floor price. देखो, अब हमारे पास हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। बुक बिल्डिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, अलग अलग इन्वेस्टर्स, देखो पहले के जमाने में जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता था वो एक जगह, पर्टिकुलर जगह पे जाके होता था, और उस जगह में अलग अलग इन्वेस्टर्स आते थे और वो बिड्स लगाते थे, बोलियां लगाते थे हिंदी में, बट वो बिड्स लगाते थे, दीज आर नोन एज बिड्स। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर द बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। उन इन्वेस्टर्स से हम बिड्स कलेक्ट करते हैं, और जो हमारे वेरियस प्राइसेस पे हम कलेक्ट करते हैं, जो प्राइसेस हमारे फ्लोर प्राइस से या तो ज्यादा होंगे या तो फ्लोर प्राइसेस के इक्वल होंगे, क्योंकि फ्लोर प्राइस हमारा एक मिनिमम प्राइस है जो हमारा लेड मर्चेंट बैंकर ने, सॉरी इट इज लेड मैनेजर होगा, वो लेड मर्चेंट बैंकर नहीं, लेड मैनेजर, ठीक है। तो लेड मैनेजर फ्लोर प्राइस बताएगा, और लेड मैनेजर के फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस ही बताएगा, वो उससे नीचे तो वो लिया ही नहीं जाएगा ना, तो या तो फ्लोर प्राइस से ऊपर होना चाहिए या तो फ्लोर प्राइस के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यही होता है हमारे पास कि बिड्स हम कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स से फ्लोर प्राइस के अबव और फ्लोर प्राइस के इक्वल, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू अ बुक बिल्डिंग ऑफर एंड द शेयर्स थ्रू अ नॉर्मल पब्लिक इशू। The price at which the securities will be allotted is not known in case of offer of shares through a book building, while in case of offer of shares through a normal public issue, price is known in advance. देखो इसमें बेसिकली कुछ ज्यादा मेन डिफरेंस तो है नहीं, तो इसमें बस इतना ही है कि जब हमारा पब्लिक इशू में जब हम बिड्स कलेक्ट करेंगे, तो वहां पे हमें क्या पड़ेगा, हमें पता लगेगा कि जो हमारी डिमांड थी ना, वो हमें जब हमारा इशू क्लोज हो जाएगा तब पता लगेगी। बट हमारे जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में है वो हमें पहले ही डिमांड बता देंगे, मतलब पहले हमें प्राइसेस बता देंगे कि इन्वेस्टर्स ने क्या क्या बिड किए हैं और क्या क्या फ्लोर प्राइसेस थे और ये है वो। बट हमारे पब्लिक इशू में हमें पता लगेगा बाद में डिमांड, ठीक है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ प्राइस के बारे में, ठीक है। सो इन द बुक बिल्डिंग इशू द इशूअर इज ओके, सो ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है विच इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट हम रीड करते हैं। इन अ बुक बिल्डिंग इशू द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट आइदर द प्राइस बैंड और द फ्लोर प्राइस इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस। द एक्चुअल डिस्कवर्ड इशू प्राइस कैन बी एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड और एनी अबव द फ्लोर प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज एन कट ऑफ प्राइस। अब देखो कट ऑफ प्राइस हमारा बेसिकली प्राइस होता है बिटवीन द प्राइस बैंड या फिर अबव द फ्लोर प्राइस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ कट ऑफ प्राइस के बारे में बताती हूँ। देखो वो कट ऑफ प्राइस बिटवीन हमारे प्राइस बैंड या फिर अबव फ्लोर प्राइस। देखो अबव फ्लोर प्राइस तो आपको पता लग गया क्या है, बट प्राइस बैंड के बिटवीन, मतलब से प्राइस बैंड हमने दिया उनको 100 to 300, ये हमारा प्राइस बैंड हो गया 100 to 300। अब इनको जो बिड्स है ना वो इसी के बीच में करनी पड़ेंगी, मतलब 100 से 300 के बीच में से। अगर 250 हो गया वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट लाइक अगर 350 हम लेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, बिकॉज वो कट ऑफ प्राइस के ज्यादा है, हमें कट ऑफ प्राइस जितना ही चाहिए। तो कट ऑफ प्राइस इज द प्राइस बिटवीन द प्राइस बैंड और अबव द फ्लोर प्राइस, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ अ बुक बिल्डिंग। सो फ्लोर प्राइस मैंने पहले ही बताया था, वो एक मिनिमम प्राइस है। फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच बिड्स कैन बी मेड, ठीक है। व्हाट इज अ प्राइस बैंड इन अ बुक बिल्डिंग, मैंने आपको प्राइस बैंड के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं रीड करने की, बिकॉज मैंने बता ही दिया कि प्राइस बैंड जैसे कि नंबर बिटवीन, अगर हम 100 to 150 ले रहे हैं तो प्राइस बैंड वही है कि विद इन विच द इन्वेस्टर कैन बिड। प्राइस बैंड इज द प्राइस विद इन विच द इन्वेस्टर्स कैन बिड, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड कौन डिसाइड करेगा। प्राइस बैंड हमारे वो करेंगे कंपनी,
टू डिसाइड द प्राइस बैंड, बट वो कंपनी कंसल्ट लेगी मर्चेंट बैंकर्स का, और मर्चेंट बैंकर्स वही थे जो फिक्स्ड प्राइस बताते थे, और जो हमारे मैनेजर थे वो फ्लोर प्राइस बताते हैं, और बैंकर्स हमें फिक्स्ड प्राइस बताते हैं। तो प्राइस बैंड कौन डिसाइड करता है? कंपनी कंसल्ट करके मर्चेंट बैंकर्स को। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ बिड शुड रिमेन ओपन ड्यूरिंग अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस? अब मिनिमम डेज की बिड ओपन रहनी चाहिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, तो वो मिनिमम डेज है हमारे पास 3 डेज होने चाहिए, हमारे पास मिनिमम ऑफ 3 डेज। इतने दिन के लिए तो मतलब बुक बिल्डिंग प्रोसेस ओपन ही रहनी चाहिए ना। नाउ, कैन ओपन क्राउड का सिस्टम भी यूज्ड फॉर बुक बिल्डिंग? तो नहीं। अब ओपन आउटक्राई सिस्टम मतलब एक जगह पे जाके फिजिकल में आउटक्राई, ये सब आजकल वो नहीं है। तो अब आजकल जो सेबी है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया लिंक्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी से ही अब सब हो जाती है, तो अब ओपन क्राउड का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। कैन इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन? इसका आंसर है यस। अगर ये ऐसा ही सेम एमसीक्यू में आ गया तो आप गलत मत करके आना। कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन? तो हाँ, एक इन्वेस्टर यूज कर सकता है बुक बिल्डिंग फैसिलिटी को एक एप्लीकेशन बनाने में। हाउ डज वन नो इफ द शेयर्स आर अलॉटेड इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर? ठीक है। अब किसी को कैसे पता लगेगा कि उसके इनिशियल पब्लिक ऑफर में उसके मतलब सेल्स अलॉट हो गए हैं उसको? तो देखो, जो सेल्स का हमारा अलॉटमेंट का डेज होता है वो 8 दिन होते हैं, और जो हमारे डिटेल्स होते हैं ना वो फिर उस 8 दिन के बाद हमारे डिटेल्स डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं 2 दिन बाद। मतलब अलॉटमेंट में 8 डेज लग जाएंगे और डिटेल्स डीमेट अकाउंट में 2 दिन लगेंगे आने में, तो उसके बाद टोटल 11 दिन हो जाएंगे। तो आप 11 दिन के बाद चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको हम रीड भी कर लेते हैं। एज पर दी सेबी रेगुलेशंस 2009 द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 डेज। अलॉटमेंट हमारी 8 दिनों में कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज सून एज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड विद इन 2 वर्किंग डेज द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट इज डन। कि हमारे डीमेट अकाउंट में 2 दिन के अंदर अंदर डिटेल्स आ जाती हैं। सो द इन्वेस्टर शुड नो इन अबाउट 11 डेज। तो इन्वेस्टर को 11 दिनों में 11 डेज में पता लग जाएगा कि शेयर्स को अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ शेयर्स लिस्टेड after the issue? So it takes 12 working days. ठीक है, after the closure of book building issue. Now what is the role of a registrar to an issue? अब देखो, हमारे रजिस्ट्रार का रोल क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार है ना वो फाइनलाइज करता है हमारे एलिजिबल अलॉटीज को डिलीट इनवैलिड एप्लीकेशंस आफ्टर डिलीटिंग द इनवैलिड एप्लीकेशंस। ठीक है। अब जो हमारा रजिस्ट्रार है ना वो फाइनलाइज कर देता है हमारे लिस्ट ऑफ एलिजिबल अलॉटीज को। वो मतलब रजिस्ट्रार हमारा एक लिस्ट बनाता है जिसमें हमारे एलिजिबल अलॉटीज होते हैं। डिलीट करने के बाद जो इनवैलिड हमें आए होते हैं ना, उसको डिलीट करने के बाद जो एलिजिबल बचते हैं वो फाइनलाइज रजिस्ट्रार करता है और इंश्योर करता है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन है ना शेयर्स का डीमेट अकाउंट में पहुंचाना वो एकदम प्रॉपर्ली हो रहा है। ठीक है। Does NSE provide any facility for initial public offer? तो हाँ, NSE हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विच इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को हम कहते हैं नीट IPO। और ये एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, और हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं जबकि हम घर पे बैठे हुए होते हैं तब भी, या फिर ऑफिस में कहीं पे भी। अब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक की फैसिलिटीज हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। तो बुक बिल्डिंग थ्रू एन NSE सिस्टम ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, ये हमें सेवरल एडवांटेजेस भी देता है। नाउ इट इज अ ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट, पहले मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रही हूँ, तो इट इज अ फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग द बिड्स यूजिंग द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसके एडवांटेजेस में पहला ये है कि ये एक फेयर है, मतलब कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो एक फेयर है, ये एफिशिएंट है और एक ट्रांसपेरेंट मेथड है जिससे हम बिड्स कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग सिस्टम। Now the NSE system offers a nationwide bidding facility in securities. ये NSE ही ऑफर कर रहा है एक nationwide bidding facility। ठीक है, ये पूरे नेशन में nationwide bidding facility है सिक्योरिटीज में। The cost involved in this issue are far less than those in normal IPO। इसमें जो जितना भी पैसा लग रहा है कॉस्ट है वो भी बहुत ही लेस है नॉर्मल IPO से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। और ये जो सिस्टम है ये रिड्यूसेस द टाइम टेकन, ये एक टाइम टेकन को भी रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। द इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट टाइमिंग्स, अब जो हमारे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के मार्केट टाइमिंग्स हैं वो है सुबह 10 AM to 5 PM। ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे। A large number of new companies float public issue while a large number of these companies are genuine, quite a few may want to exploit the investors। अब कुछ कंपनीज तो हमारी अच्छी हैं बट कुछ ऐसी few कंपनीज है जो हमारे इन्वेस्टर्स को फ्रॉड कर देती हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। Therefore it is very important that an investor before applying to any issue identifies the future potential of a company। तो इसीलिए ताकि वो कंपनी इस हमारे इन्वेस्टर को फ्रॉड ना करे उसके साथ, इसलिए एक इन्वेस्टर का बहुत ही जरूरी है कि वो उस
उस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल, मतलब आने वाले टाइम में वो कंपनी कहाँ लाई करेगी, उस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक गाइडलाइन भी है सेबी की कि हमें ये करना चाहिए, उसका फ्यूचर पोटेंशियल हमें देखना चाहिए। सो द प्रोस्पेक्टस इज अ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उस कंपनी के बारे में, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज कर देते हैं पब्लिक को। द डिस्क्लोजर इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है कि वो कंपनी किस चीज के लिए पैसा रेज कर रही है, द रीजन फॉर रेजिंग द मनी, ठीक है, किस चीज के लिए हमारी वो कंपनी पैसा रेज कर रही है, और द वे मनी इज प्रपोज टू बी स्पेंड, और वो कैसे, वो रेज करने के बाद उस पैसे को कैसे वो खर्चेगी, द प्रपोज टू बी स्पेंड, और कितना उसको रिटर्न एक्सपेक्टेड है मनी पे, और हाउ मच रिटर्न इज एक्सपेक्टेड। दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस विच ऑल्सो इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज ऑफ इशू, करंट स्टेटस भी बताएगा उसका, और उसकी पास्ट की जितनी भी गलत परफॉर्मेंसेस थी वो भी, ठीक है। एंड इसके पास और भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये प्रोस्पेक्टस क्या करता है, मेन रोल क्या है इस प्रोस्पेक्टस का? मेन रोल है कि वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि अब उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इन्वेस्टर्स को वो इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ व्हाट डज अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन? ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस। ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस सेम ही चीज है, तो ऑफर डॉक्यूमेंट एक प्रोस्पेक्टस है इन केस ऑफ पब्लिक इशू, ठीक है। नाउ and letter of offer in case of rights issue, which is filled with the registrar of companies, ROC, and stock exchanges. So an offer document covers all the relevant information to help an investor make his or her investment decision. अब देखो जो prospectus है और offer document है वो सेम ही चीज है, because offer document है ना वो भी सारी relevant information collect करता है investor के लिए, ताकि जो investor है वो अपना investment का decision सही से ले पाए। और draft offer document ये है कि जो draft offer document जब अपनी draft stage में होता है तो उसको हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये सेबी फिल करता है हमारे, और ये एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द रजिस्ट्रार ये हो जाना चाहिए। सेबी चेंजेस भी बता सकता है अगर कोई ड्राफ्ट, और सेबी चेंजेस सिर्फ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में बता सकता है अगर कोई होंगे, ठीक है। और ये सारे मर्चेंट बैंकर जो है वो कर देगा चेंजेस अगर सेबी ने कुछ बताए तो, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ना ये अवेलेबल होता है सेबी की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, और जो पब्लिक है वो कमेंट कर सकती है 21 डेज में, ठीक है। 21 डेज तक कंपनी वो कर सकती है। नाउ व्हाट इज एन अब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस? अब अब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस है हमारे प्रोस्पेक्टस का छोटा वर्जन, लाइक अ शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक बार रिवाइज करते हैं, व्हाट वाज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस हमारा क्या था कि प्रोस्पेक्टस भी वही था कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, जिससे कि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट देख के और एकदम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाए, इन्वेस्टर्स भी, जिससे उनका लॉस ना हो। और प्रोस्पेक्टस उस कंपनी के बारे में सारी पर्टिकुलर और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए वो सारी देता है। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि, और कंपनी क्यों पैसा रेस करे ये भी बताता है, और कंपनी कैसे उसको स्पेंड करेगी ये भी बताता है हमको। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली यही है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ये सब जिसके पास होती है, ठीक है। इट इज अ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। नाउ अब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस था उसका छोटा वर्जन, ठीक है, द शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। नाउ हु प्रिपेयर्स द प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट? अब प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट सेम ही चीज है, तो कौन प्रिपेयर करता है? जनरली द पब्लिक इशूअर्स ऑफ कंपनीज आर हैंडल्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट appraised, finalizing the cost of project, probability estimates, and for preparing a prospectus. The prospectus is submitted to the SEBI for approval. अब देखो जो प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट है वो भी मर्चेंट बैंकर्स ही बनाते हैं, तो इस चैप्टर में बैंकर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर्स ही हमारे प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, और बाद में ये ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस सेबी को अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाता है। अब व्हाट इज लॉक इन? तो जो लॉक इन है वो इंडिकेट करता है एक फ्रीज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। लॉक इन इंडिकेट्स अ फ्रीज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉक इन मतलब हमारे शेयर्स पे एक फ्रीज हो जाना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सेबी गाइडलाइंस हैज स्टिपुलेटेड लॉक इन रिक्वायरमेंट्स ऑन अ शेयर ऑफ प्रमोटर्स मेनली टू इंश्योर दैट द प्रमोटर्स हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी शैल कंटिन्यू टू होल्ड सम मिनिमम परसेंटेज। Now, what is meant by the listing of securities? अब देखो listing of securities का ये मतलब है, listing means the admission of the securities of an issuer to trading privileges on a stock exchange through a formal agreement. अब देखो listing होता है हमारा admission of the securities, ठीक है, for dealing, admission of securities for dealing in stock exchange. और जो primary objective of admission dealing is the liquidity and of securities.
लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये होता है, बट डी लिस्टिंग, देखो लिस्टिंग और उसका हम ऑपोजिट डी लिस्टिंग है, तो डी लिस्टिंग क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज. हमारा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स द एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग, एंड डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ द सिक्योरिटीज. एंड आफ्टर डी लिस्टिंग these companies, the securities of that particular company would not be traded in the stock exchange. ठीक है, हमने लिस्टिंग पढ़ लिया और डीलिस्टिंग पढ़ लिया. अब हमारे पास एक लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है. नाउ एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग योर सिक्योरिटीज मीन्स एडमिशन ऑफ योर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट. अब जब वो हमारी उनकी कंपनीज को एडमिशन में कर रहा होगा, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन करे एक्सचेंज के साथ. तो लिस्टिंग अग्रीमेंट स्पेसिफाई कर देता है सारे टर्म्स और कंडीशंस. ठीक है, बस यही होता है. Now, what is SEBI's role in an issue? SEBI का क्या रोल होता है एक इशू में. So any company making a public issue or a listed company making a rights issue for a value of more than 50 lakh. अब देखो, जो SEBI अगर कोई कंपनी है वो 50 लाख से ज़्यादा का बना रही है, वैल्यू उसकी ज़्यादा है 50 लाख से, तो उसको एक ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट SEBI के ऑब्जर्वेशन में करना पड़ेगा. और जो कंपनी है वो फर्दर इश्यू, मतलब वो SEBI उस कंपनी को पूरा ऑब्जर्व करेगा और उस कंपनी को एक ऑफर डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा. ठीक है. डज इट मीन दैट दी SEBI रिकमेंड्स एन इशू? तो इससे SEBI का कोई रोल नहीं है. तो SEBI डज नॉट रिकमेंड एनी इशू, नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फाइनेंशियल साउंडनेस और स्कीम. तो SEBI का कोई भी इसमें रोल नहीं है. SEBI डज नॉट रिकमेंड एनी इशूज. ठीक है. SEBI तो बेसिकली हमारी रेगुलेटरी बॉडी है ना. So yeah. Does SEBI tag make one's money safe? The investor should make an informed decision purely by themselves based on the contents disclosed in an offer document. SEBI does not associate itself with any issue or issuers and should. देखो, तो जो SEBI है, SEBI का टैग किसी की मनी को सेव नहीं बनाता है, क्योंकि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको खुद को रिस्क फैक्टर्स पहले देख लेने चाहिए ना. उसको पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए उस कंपनी के बाद, उसके इन्वेस्टर्स के, उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए कि अगर वो ये इन्वेस्ट करेगा तो कितने रिस्क हैं उसके पास और क्या क्या है, तो उसको पहले ही वार्न रह जाना चाहिए. ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन कैपिटल इशुएंस. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स रीड दिस. Can companies in India raise foreign currency resources? Yes, Indian companies are permitted to raise foreign currency resources through two main resources. देखो, अब जो हमारी इंडिया है ना, तो वो कंपनीज फॉरेन रिसोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं थ्रू एन इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कि हम यूरो इशूज के नाम से जानते हैं. इंडियन जो कंपनीज है ना, वो हमारे फॉरेन करेंसी को रेज कर सकती हैं थ्रू एन इशू of foreign currency convertible bonds. Through an issue of foreign currency convertible bonds. इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो आई नो हाउ कैसे हाईलाइट होगा, बट वेट नो. ओके, वाओ, दिस इज हाईलाइटिंग. ओके, सो तो जो इंडियन कंपनीज है ना, वो अपने फॉरेन में रेज कर सकती हैं रिसोर्सेज. एक पहला हमारे पास है बाय द इशू ऑफ अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इशू करके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को, और दूसरा वो जिसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को हम कहते हैं यूरो इश्यूज. ठीक है. और एक और हो सकता है विच इज़ द इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. ठीक है. इशू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. ठीक है. तो कंपनीज हमारी इंडिया में रेज कर सकती हैं फॉरेन रिसोर्सेज को बाय द इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, which is known as euro issues, and the issue of ordinary shares through depository receipts, which is named as global depository receipts GDR and American depository receipts, जिसको हम बोलते हैं ADR. Now, what is an American depository receipt? अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारी American depository receipt का. And American deposit, देखो ADR, this is important, पूछ सकते हैं what do you mean by ADR? It is the American depository receipt. So ये हमारा American depository receipt हमारा एक physical certificate है जो evidence करता है हमारी ownership को of the American depository share.
ठीक है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट है, ये बेसिकली एक फिजिकल सर्टिफिकेट है जो एविडेंस कराता है हमारी ओनरशिप इन दी अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमें बताता है कि हमने अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स कि मतलब ये सर्टिफिकेट है जो एविडेंस करेगा हमारे कि हमने कितने ओनरशिप हमारी एविडेंस करेगा इन दी अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, व्हाट इज एन एडीएस। ठीक है, एडीएस बेसिकली होता है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर। एन अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर इज अ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड फॉर्म ऑफ इक्विटी ओनरशिप in a non-US company. It represents the foreign shares of a company held on deposit by a custodian bank in a company's home country or carried the corporate of economic rights of the foreign shares. देखो, जो हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे फॉरेन शेयर्स को जो कंपनी ने अपनी होल्ड किए होते हैं बाय इन अ कस्टोडियन बैंक। ठीक है, अब हमारे पास इसका मैं आपको इजी एक समझा देती हूँ कि कैसे हमारा ये होता है। तो one of the several ADS can be represented by the physical ADR certificate. The term ADR and ADS are often used. Now ADS provide the US investors with a convenient way to invest in overseas securities and trade. ADS are issued by depository bank. तो जो हमारे ADS है ना, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स, वो कौन इशू करता है? वो हमारा डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है। वो डिपॉजिटरी बैंक का एक एग्जांपल है जेपी मॉर्गन चेज बैंक। ठीक है, उसका एग्जांपल है हमारे पास विच इज दी जेपी मॉर्गन चेज बैंक। ठीक है, जेपी मॉर्गन चेज बैंक एंड दे आर ट्रेडेड इन द सेम मैनर इन द यूएस कंपनीज। तो ये कहाँ ट्रेड होते हैं हमारे? इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को हम बोलेंगे NYSE, और ये ट्रेड होते हैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज AMEX में। ठीक है, और quoted on NASDAQ and the over the counter market. Although ADS are the US dollar denominated securities and pay dividends in the US dollar, they do not eliminate the currency risks which are associated with the investments in a non-US company. अब देखो, हम GDR करने से पहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि फॉरेन ट्रेड बेसिकली होता कैसे है। देखो, ये हमारे तो ये है हमारे पास इन्वेस्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर ने पहले हमारे पास एक इंडियन कंपनी में उसने दिया। अब इन्वेस्टर से इंडियन कंपनी में जाएगा। ठीक है, अब इंडियन कंपनी से डोमेस्टिक कस्टोडियन हमारे शेयर्स को होल्ड करेगा। ये हमारे शेयर्स को होल्ड करेगा। ठीक है, अब डोमेस्टिक कस्टोडियन हमारे शेयर्स को होल्ड करने के बाद ये हमारे जो वो है ना, हमारे ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, तो ये जैसे हमारा जेपी मॉर्गन चेज बैंक है, जेपी मॉर्गन चेज बैंक, वहाँ पे ये वो कर देगा। उसके बाद बस इतना ही था। दिस इज हाउ ट्रेड इज डन। और इसमें हम मेंशन कर सकते हैं हमारा कि दैट दीज इश्यूज आर ट्रेडेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE एंड द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज AMEX। तो ऐसे ही फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टर से इंडियन कंपनी से हमारा डोमेस्टिक कस्टोडियन। ठीक है, डोमेस्टिक कस्टोडियन हमारे शेयर्स को होल्ड करेगा, होल्ड दी शेयर्स, एंड इससे हमारा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक में जाके हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, GDR ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। GDR इज ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, GDR हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होता है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे इशूअर्स को अलाउ करता है टू रेज द कैपिटल इन 2 or more मार्केट्स थ्रू अ ग्लोबल ऑफरिंग। ठीक है, तो ये अलाउ कर देगा इशूअर्स को, ये हमारे इशूअर्स को अलाउ करता है टू रेज कैपिटल। इशूअर्स को अलाउ करता है टू रेज द कैपिटल इन नॉट 1 मार्केट बट इन 2 or more मार्केट्स थ्रू अ ग्लोबल ऑफरिंग। ठीक है, तो ये GDR हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में, इनसाइड और आउटसाइड US। ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 1 GDR इज इक्वल्स टू 10 शेयर्स। ठीक है, एक GDR 10 शेयर्स के बराबर होता है। और GDR अगर पूछ लिया कि GDR क्या होता है, तो हम बताएंगे कि GDR अलाउ करता है एक इशूअर को, और द GDR अलाउज एन इशूअर टू रेज कैपिटल इन 2 or more मार्केट्स थ्रू ग्लोबल ऑफरिंग। ठीक है, तो ये अलाउ करेगा हमारे इन्वेस्टर को टू रेज कैपिटल इन 2 or more मार्केट थ्रू एन ग्लोबल ऑफरिंग। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच।